तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.8 देख रहे हैं, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 8वां एग्जाम्पल। इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1.1 से 1.7 तक लगभग देख चुके हैं सारे। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जाके देखेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स से मिलते हैं। तो एनसीईआरटी का जितना एक्सरसाइज जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है बट उससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 करके सारे एग्जाम्पल्स को समझना चाहिए। और दूसरी बात ये रहे कि जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1 करके, लेकिन आपको करना कैसे है, जैसे आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में। तो आपको करना क्या है कि आप इन क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार पहले पढ़िए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 2-3 बार 4 बार करते करते आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर जाके सॉल्यूशंस की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन देखने की, ठीक है। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी एकदम बिल्कुल अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए कि आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर आप जो मैं वीडियोस वगैरह सब जो बना रहा हूँ एग्जांपल्स पे जो भी है, तो आप उसको देखिए। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो हमेशा कोशिश ये करना है कि पहले खुद से ट्राई करें। कोई भी चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार खुद से पहले करें, फिर जाके हम कहीं और से हेल्प लें, ठीक है। चाहे मुझसे या किसी और से या बुक से, जहाँ से भी हो, ठीक, क्लियर है। तो उसी तरह से आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.8, इसका क्या कहना है। ये एग्जाम्पल कहना चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, 2 सिचुएशन दे रखा है इस एग्जाम्पल में। कह रहा है कि सिचुएशन नंबर 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा होगा, और इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में फॉल कर रहा है। फॉल करने का मतलब क्या जानते हैं आप कि यहाँ से फॉल करने का मतलब उसको वहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रही होगी। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको देखिए पहले मैं बता दिया था, ये देखिए पैरेलल लाइंस हैं, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है। अब बोल रहा था डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड इन कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डायरेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन में ये आपको दूसरे सिचुएशन की बात कर रहा है। इस सिचुएशन में इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। मीन्स पहले अगर नीचे से ऊपर जा रहा था, अब कैसा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और दूसरा चार्ज यहाँ पर पहले कौन था, इलेक्ट्रॉन था, और अब चार्ज किसको कर दिया, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे प्लस, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम होता है बट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे -E, प्रोटॉन पे +E चार्ज है, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको, ओके। तो बोल रहा है कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, मीन्स मैग्नीट्यूड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो की स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है। और मतलब वही मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब स्ट्रेंथ सेम है। और इस पे इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर दिया, ठीक है। और थ्रू द सेम डिस्टेंस भी सेम है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, मीन्स जब इसको यहाँ से हम लोग छोड़ेंगे तो ये इधर आके कितनी देर के बाद इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो कम टाइम ऑफ फॉल दोनों ही सिचुएशन में, इसमें भी और इसमें भी ये बताना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कंट्रास्ट द सिचुएशन विद द फैक्ट ऑफ अ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मीन्स फ्री फॉल का मतलब हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन पे जब यहाँ कूलम्ब्स फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, यहाँ भी प्रोटॉन जो है गिर रहा है, तो दोनों सिचुएशन में इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन होता है, उसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन को कंपेयर करके दिखाना है कि क्या उतना ही आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, उससे कम आ रहा है, ये देखना है, ओके। तो ये था क्वेश्चंस को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं कि इसका जो दे रखा है सॉल्यूशन, ठीक।
सबसे पहले हम लोग को, अच्छा अब आपको ये देखिए कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको फाइंड क्या करना है कि इसका टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब टाइम फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना होगा, और डिस्टेंस भी दे रखा है, तो टाइम और डिस्टेंस दे रखा है, तो उसके पहले आपको अच्छा ये देखना है कि ये एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी सोचना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ फर्स्ट सिचुएशन की पहले बात करते हैं, फिर सेकंड की बात करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है इस पे, तो जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इस वजह से इस पे इलेक्ट्रिक जो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक, तो इसको रिपल्शन मिलता, उसी डायरेक्शन में होता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ओके। तो अब यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था क्या, E=F/Q, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/E, और Q यहाँ पर कितना है, -E, यानी हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो +E ले लेंगे। तो फोर्स कितना हो गया, E/E। अब इस फोर्स से हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स जब लग रहा है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स की वजह से इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/E, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, फोर्स था m/a इक्वल टू E/E, तो E/E अपॉन में m, ये किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है सबको। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इनिशियल वेलोसिटी तो इस बेचारे की 0 है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन हम लोगों को पता चल गया है, E/E अपॉन में m होगा, ठीक है। और डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस भी हम लोगों को मालूम है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1.5 सेंटीमीटर है या मीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, गुड, ठीक है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कहाँ गया, एक्सेलरेशन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, और डिस्टेंस दे रखा है तो हम लोग S=UT + ½ AT² वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर U 0 है तो UT भी 0 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ½ AT², ठीक है। हम लोग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं बचपन में। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम निकालना, एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहाँ से टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 × S की जगह NCERT ने यहाँ पर आप देखेंगे आगे चल के डिस्टेंस S की जगह H लिखा हुआ है, क्योंकि हाइट ले लिया इसने, तो एक ही बात है। 2S अपॉन में क्या हो जाएगा, A, और स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, √। समझ आ रहा है। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देना है। ये डिस्टेंस की जगह क्या रख देंगे, 1.5 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। सो इट विल बिकम्स 1.5 × 10⁻², ओके। उसके बाद फिर आप देखिए एक्सेलरेशन आपको वहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, कितना था, E/E अपॉन में m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻31 kg, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक। E की वैल्यू, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इन सब की वैल्यूज़ को आप जैसे ही पुट करेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। और ये टाइम देखिए क्वेश्चन में हमारा आ गया है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू फॉल इज इक्वल टू कितना, 2.9 × 10⁻9 सेकेंड्स, ठीक है। यही इक्वेशन था हमारा, और ये सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमारा, यहाँ से टाइम इलेक्ट्रॉन के द्वारा फाइंड आउट हो गया, ओके। अब हम लोगों को सेकेंड सिचुएशन की बात करनी है, किसकी, प्रोटॉन की, ठीक है।
तो प्रोटॉन के कंडीशन में आप देखिए, अब इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है। और यहाँ पर हमने देख लिया था नेगेटिव था अपोजिट में। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखिए इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा था इधर और फोर्स भी इधर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, यानी कि इधर की तरफ ये क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, यानी फिर से इसका भी एक्सेलरेशन होगा और इसका एक्सेलरेशन यहाँ से उसी तरह से ई अपॉन में एम। यहाँ पर एम की जगह पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें मास ऑफ, तो इसमें जब हम लोग बात करेंगे किसकी, फोर्स, तो फोर्स का तो डायरेक्शन पता चल गया हम लोग को। तो एक्सेलरेशन जो है वो हो गया हमारा वही ई अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ओके, तो ई पता है, ये भी पता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है नीचे दे रखा होगा एग्जाम उसमें सॉल्यूशन में 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg है ना। दिस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 27 kg। ओके, ठीक है। तो यहाँ से जब एक्सेलरेशन निकल गया, सेम वे हमारा टाइम भी हो जाएगा, वही फिर से लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फिर से वही 2 एस की जगह पे एच, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक है, ऐसे। तो एस की जगह एच, 2h अपॉन में कितना हो जाएगा, ए, और उसका क्या हो जाएगा अंडर रूट ए। हम लोग निकाल चुके थे, एच डिस्टेंस वही है, सेम है। तो यहाँ से हमारा टाइम जो है वो फिर से किसके लिए निकल जाएगा, प्रोटॉन के लिए, ठीक। तो ये दोनों का हमारा टाइम ऑफ फॉल पता चल गया। समझ में आ रहा है सबको कि ये एक्सेलरेटेड क्यों हुआ, ठीक है, रिटार्डेशन क्यों नहीं हुआ। तो ये सब बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो इसका, अच्छा, टाइम ऑफ प्रोटॉन देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है कितना आया है आपका, टाइम ऑफ प्रोटॉन आ गया है, ये रहा 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कितना आया था, 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड्स के आसपास आया था। तो आप समझ सकते हैं किस में टाइम ज़्यादा लगा, 10 की पावर माइनस 9 है इलेक्ट्रॉन का, समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 9 था। तो इलेक्ट्रॉन में टाइम कम लग रहा है, प्रोटॉन में ज़्यादा लग रहा है। और सिंपल सी बात है, आप ये भी सोचिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर दो चार्जेस फॉल कर रहे हैं तो जो हैवियर होगा, ज़्यादा होगा, उसको जो है, जो ज़्यादा मास होगा उसका जो टाइम होगा, फॉल, टाइम ऑफ फॉल, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जो हल्का है जैसे इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से गिर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है। लेकिन हम लोग आज तक जो पढ़ते आए थे, बचपन से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोई भी अगर वो है, दो बॉडीज़ है, उसको जब हम लोग गिराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था। और उसमें हम लोग ये भी जानते थे जब फ्री फॉल कराते हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास सभी जो है सेम टाइम लेगा गिरने में। हम लोग पढ़े भी थे, एक छोटा पत्थर एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिराओ तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा, दोनों को इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं वो चीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सिचुएशन चेंज हो रहा है, दोनों को टाइम अलग अलग ले रहा है, दोनों का मास डिफरेंट है, फिर भी दोनों टाइम अलग अलग ले रहा है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए इस क्वेश्चन ने और भी आगे एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, उसको भी देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग बात करें जब ये फ्री फॉल कर रहा था, तो फ्री फॉल जब ये कर रहा था तो इसका एक्सेलरेशन जब हम लोग निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन में एम आएगा। अब चाहे आप प्रोटॉन की बात कर लें चाहे इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, अब सॉल्यूशन में यहाँ पर प्रोटॉन की बात कही है तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन रख देते हैं, ठीक है। चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ पर E की वैल्यू वही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी दे रखा है क्वेश्चन में वो हो गया, और मास ऑफ प्रोटॉन को डाल के देखें तो डालने के बाद ये सारी वैल्यूज डालने के बाद ये आ जा रहा है आपका कितना, देखिए
ई की जगह इतना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, और मास ऑफ प्रोटॉन को डाल दिया। इलेक्ट्रॉन भी डालते तो कुछ नहीं, इसी के रेंज में आता, लगभग थोड़ा सा 1000 गुना कुछ होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8, लगभग 10 बोल सकते हैं। और यहाँ 10 कितना 12 टाइम्स, मीन्स 10⁻11 टाइम्स से भी ज़्यादा गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ये इसका जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर है? तो आप देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा होगा, प्रोटॉन्स इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा होगा। आप देखिए अगर यहाँ पर उसका मास ऑफ प्रोटॉन रख देंगे तो 9 इंटू 10⁻31, 10⁻31, तो ये देखिए और ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा टाइम्स इसका जो है ना 10⁻12 था तो 27, ये 12⁻15 या 16 टाइम्स जो है हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कितना, किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस वजह से ये इतना कम है। आप जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, ये जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स का फॉल हो रहा था, तो हम लोग ये भी बात कर सकते थे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगना चाहिए। आप सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए नहीं किए थे क्योंकि कारण ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हम लोग पढ़े हैं 10⁻36 टाइम्स, 10 इतना टाइम्स, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस वजह से इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हमने क्या कर दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था। समझ आ रहा है सबको? तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। हम लोग लगे हाथों एग्जाम्पल नंबर 1.9 को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 1.9, इसको आप लोग पढ़िए एक बार अच्छे से, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये पढ़ लिया होगा आप लोगों ने? ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इसको समझिए। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनका एक का 10⁻+ टाइम्स और 10⁻⁻8 टाइम्स। ये 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट नेचर है। ठीक है, इन दोनों को डिस्टेंस 0.1 मीटर दूर पे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C पूछ रहा है हमसे। ठीक है, A, B और C। तो फिगर में देखते हैं A, B, C कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा फिगर। इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी ये 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर दे रखा है। ये डिस्टेंस 0.5 मीटर दे रखा है। तो A पर हमसे A कहाँ चाहिए, A यहाँ है, ठीक, B यहाँ है और C जो है वो C यहाँ पर है। ठीक है, सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। इन तीनों ही पोजीशंस पे हम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C। ओके, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एट पॉइंट A की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चार्ज तो दो ही है, एक +Q1 चार्ज है और एक +Q2 चार्ज है। इस दो चार्ज की वजह से ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एट पॉइंट A की बात करेंगे, यहाँ पर +Q चार्ज है और जब पॉइंट A है वहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी से एक टेस्ट चार्ज को मानेंगे और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता था, +Q, Q0 जो भी मानना है वो मान लीजिए। तो इस वजह से टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, हम लोग इसकी प्रॉपर्टी बता दी है आपको पहले ही। तो इस वजह से यहाँ पर रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, A की वजह से A पर Q1 की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और A पर अब दूसरा कौन सा है, Q2। तो Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होता है कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पर। यानी टर्मिनेशन के लिए इसको नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना पड़ेगा, यानी Q2 की तरफ जाना पड़ेगा। यानी पॉइंट A पर Q1 की तरफ से भी इधर ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और Q2 की वजह से भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, यानी दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A जो हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A E1
Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए A पर Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.05, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा? तो K मतलब वही 9 इंटू 10⁹ होता है। तो Q1 नहीं, Q जो भी है चार्ज, तो Q है हमारा कितना? Q1 चार्ज हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाँ, प्लस 10⁻⁸ है ना, और डिवाइडेड बाई R 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 0.05 है तो इसको हम लोग क्या करें? डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया कितना? नहीं, इसको मत कटाइए, ठीक है। इसको हम लोग कटाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, नहीं कटाते हैं, ठीक है। तो ये 100 का स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10⁴ हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 10⁹ और 4 तो 10⁻13 और 0.5 था, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से ये 10⁻4 मतलब ये 100 होगा और इंटू में 100 होगा, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स 9 इंटू 4 कितना हो गया? 36 और 9 और ये +2 11 - 8, ठीक है। तो 11 - 8 कितना हो गया? 10⁻3 तो 9 4 जा 36। तो ये कैलकुलेशन देखिए आप, कैलकुलेशन में आपका दे रखा है वही हमारा आया था 36 इंटू 10⁻3, तो 3.6 इंटू 10⁻4, एक ही बात है। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं उसी तरह से, देखिए सिंपल सी बात है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू Q2 करेंगे तो डिस्टेंस तो वही है और चार्ज की वैल्यू भी वही है, बट माइनस टाइम्स है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है तो मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन सेम है दोनों का, तो इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁴ और 3.6 इंटू 10⁴, तो 3.6 इसी को डबल कर दीजिए तो 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम हो गया। एट पॉइंट A हमारा निकल गया और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? टुवर्ड्स राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ओके। चलिए अब हम लोग पॉइंट B की बात कर लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। पॉइंट B पर चलते हैं। पॉइंट B पर चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? देखिए B पर हमारा मान लीजिए टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो Q1 ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो B पॉइंट पर रिपल्शन होगा, और -Q2 की वजह से अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर की तरफ जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू 1 और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू 2, समझ आ रहा है? तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए दोनों का क्या होगा? माइनस होगा। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस जब हम लोग ये वाला अगर कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस वही है और चार्ज की वैल्यू भी वही है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इसका भी जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू 1 इज इक्वल टू वही 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू Q2 की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू Q2, तो ये 9 इंटू 10⁹, Q हमारा चार्ज वही 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5, ठीक है। 1.5 का होल स्क्वायर करना होगा, तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपका 1.5 है तो वो 2.25 होगा, फिर वो कटेगा पिटेगा इस तरह से। ये कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है। हाँ, ये आ गया है आपको 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर देखिए ये था 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, अब ये आ रहा है 10⁻³, तो इसलिए सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0.4 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं। 10⁻⁴, तभी तो ये प्लस माइनस हो पाएगा, तो इसको 0.4 लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है। अब दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, अच्छा इसने NCERT ने क्या किया E1B लिखा है, बट हम लोग कैसे लिखना था? B1 लिखना था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू Q1, तो B1 लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपने ये NCERT वालों का अलग ही स्टाइल होता है, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसमें से इसको 3.6 में 0.4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस होगा यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ गया। आई थिंक क्लियर है आपको। ओके, अब बात आएगी किसकी, सी पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ओके, अब देखिए ये वाला कैसे समझेंगे। सी पॉइंट पर भी हम लोग अब फिर से टेस्ट चार्ज रख देते हैं। अब प्लस क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, Q1 की वजह से। तो इसको हम लोग E1C नाम दे दिया बुक वाले ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी की वजह से देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज प्लस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो एट पॉइंट सी एक डायरेक्शन हो गया E1C, एक डायरेक्शन हो गया E2C, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो आप देखिए इन दोनों के बीच हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो अब ये ट्रायंगल जो है इस तरह से देखिए, ये 0.1 दे रखा है, 0.1 दे रखा है, 0.1, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, अच्छा इतना आपको पहले, इससे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो इतना समझ आ रहा होगा, E1C और E2C दोनों इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि देखिए दोनों का चार्जेस भी सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी 0.1 दोनों का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों में सेम है। ठीक, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, समझ आ रहा है। तो E1C E2C हम लोग वही उसी तरह से निकाल लेंगे कैलकुलेशन, वही 9 इंटू 10⁹ चार्ज हो गया 10⁸ और डिस्टेंस 0.1 अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो उससे हमारा जो है ये कैलकुलेशन आ जाएगा E1 और E2। अब हम लोगों को वेक्टर सम करना होगा, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसको भी हमने डिस्कस कर दिया, ये एंगल 60 का है, तो इसके और इसके बीच में ये एंगल 120 का होगा, और रिजल्टेंट क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट उसके बीचों बीच जाएगा, तो ये लीनियर पेयर से, ये देखिए पूरा 180 था, ये 60, तो ये 120, और ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो इसलिए ये भी 60 ये भी 60 हो जाएगा, समझ आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी निकालेंगे, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, E1C cos 60 डिग्री प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए E2C cos 60 डिग्री, तो E1C E2C दोनों इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्टली भी इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ही कर दो, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 टाइम्स 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ वही बचेगा जो E1C है या E2C है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड थी वही बचेगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये देखिए आपको कैलकुलेशन दे रखा है यहाँ, हाँ ठीक है। तो E1C और E2C की वैल्यू यहाँ से आ गई 9 इंटू 10⁻3, तो E1 cos π/3 मतलब cos 60, E2 cos π/3, तो यानी वो 1/3, तो cos π/3 1/2 के बराबर होता है, 2 कट जाएगा, तो इसलिए आंसर जितना था वही यही रहेगा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन था रिजल्टेंट वो टुवर्ड्स राइट था। ठीक है, EC पॉइंट्स टुवर्ड्स राइट। ठीक, इसको आप EC वाले को जो है ना दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे E1C का होल स्क्वायर प्लस E2C का होल स्क्वायर प्लस 2 E1C इंटू E2C इंटू में कॉस, अच्छा E1C और E2C के बीच का एंगल अभी मैंने आपको क्या बताया था, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री का अंडर रूट कर देंगे तो भी वही आएगा। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1/2, तो 2 कटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, E1C E2C मिला के इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो E1C का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो E1C उतना ही आया। समझ आ रहा है सबको। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.8 और एग्जाम्पल नंबर 1.9। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर हमने ग्रुप में आपको असाइनमेंट्स भेज रखे हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।